हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। एंड एज यू नो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने डिस्कस किया था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर। तो आगे इस फर्दर लेक्चर को पढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दी बॉडी फ्लूइड्स। एंड बॉडी फ्लूइड्स कौन से होते हैं? बेसिकली दो टाइप के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। पता है तुम्हें? बॉडी फ्लूइड्स की हम बात करें तो एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। अच्छा, अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किसी भी चीज का, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो चाहे वो गैसेज हो, उसका जो सेल्स को जो गेट होगा, मतलब मिलेगा, वो तो किसके थ्रू होगा? डिफ्यूजन के थ्रू होगा। बेसिकली डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, चाहे वाटर के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, गैसेज के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें यहीं पर ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इन्हीं मटेरियल्स को such as gases, nutrients and also hormones, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? बॉडी फ्लूइड चाहिए। और उसी बॉडी फ्लूइड की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो बॉडी फ्लूइड्स आर ऑफ मेनली टू टाइप्स। दो टाइप के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट ब्लड। ब्लड है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ब्लड? ब्लड इज अ टाइप ऑफ द टिश्यू। एंड विच टाइप ऑफ द टिश्यू? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको हम? स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें जो फ्लूइड है, यही है क्या? फ्लूइड मैट्रिक्स। दिस इज फ्लूइड मैट्रिक्स। एंड डू यू नो अबाउट द नेम ऑफ द फ्लूइड मैट्रिक्स? विच इज, मतलब फ्लूइड मैट्रिक्स से कनेक्ट करेगा प्लाज्मा, कनेक्ट करेगा, याद रखें इस बात को, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा एक्ट एज द फ्लूइड मैट्रिक्स। और ऑल्सो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस इसे हम बोल सकते हैं। देन ब्लड में बेसिकली दो कंपोनेंट हैं। एक है प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा एंड दी फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अगर हम प्लाज्मा के कंस्टिट्यूएंट की बात करें, ठीक है, तो प्लाज्मा बेसिकली कितना होगा ब्लड में? 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। कितना? 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम इज प्लाज्मा एंड रिमेन्स 45% इन द ब्लड विच आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या जिन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। अब जो प्लाज्मा है, हमें क्या क्या पता होना चाहिए इसमें? एक तो हमें पता होना चाहिए कि 90 से 92% क्या होगा इसमें? वाटर होगा। क्या होगा इसमें? वाटर होगा। और 7 to 8% इसमें क्या है? प्रोटीन्स हैं। हम इसको 6 to 8 लिखेंगे। हमारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है? 6 to 8% इसमें क्या है? प्रोटीन्स है। अब ये जो प्रोटीन्स है, इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स हैं पता होना चाहिए तुम्हें, उनके नाम एंड ऑल्सो देयर रोल। तो 3 टाइप्स की मेनली प्रोटीन्स है: फिब्रिनोजन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। और क्या होता है इसमें भाई? बाइकार्बोनेट भी होते हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है एंड ऑल्सो ग्लूकोज भी प्रेजेंट है। ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, दीज ऑल आर प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या होता है? एक स्ट्रू कलर का फ्लूइड होता है। कलर का एक फ्लूइड है जिसकी कंपोजिशन तुम्हारे सामने, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दी ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स जो होती हैं मेनली दो टाइप की हैं। मेनली जो है, एक है आरबीसी विच नोन एज दी रेड ब्लड सेल, अनदर वन जो है इसके अलावा वो है डब्ल्यूबीसी। ये ट्रू सेल्स हैं, दीज आर ट्रू सेल्स, बोथ आर ट्रू सेल्स। बट अगर यहां पर हम बात करें, और क्या होते हैं इसमें? ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। ब्लड प्लेटलेट्स, ये जो प्लेटलेट्स है नॉट ट्रू सेल्स, ये ट्रू सेल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंटेशन से डेवलप होती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सेलुलर फ्रेगमेंट, सेलुलर
फ्रैगमेंट्स। ये सब हमने डिस्कस किया था। और एक बार तो देख लो जरा, प्लाज्मा टोटल कितना है, 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। एंड प्लाज्मा के कंस्टिट्यूएंट्स या कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो 90 से 92% इसमें क्या होगा, वाटर होगा। 90 से 92% वाटर है। 6 to 8 इसमें क्या है, प्रोटीन्स है। 3 टाइप्स की मेनली प्रोटीन्स होंगी इसमें, फिब्रिनोजन है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है। एक प्रोटीन और होती है इसमें इनएक्टिव फॉर्म में, वो है प्रोथ्रोम्बिन, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन द एस्पेक्ट ऑफ द ब्लड क्लोटिंग टॉपिक, जिसको हम पढ़ेंगे अभी आगे, प्रोथ्रोम्बिन एंड एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। भाई फिब्रिनोजन का रोल क्या है, हेल्प्स इन द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। इफ आई टॉक अबाउट द एल्बुमिन, सो हेल्प्स इन द ऑस्मोटिक बैलेंस। जो ऑस्मोटिक फ्लूइड होगा, जो ऑस्मोसिस होगा, उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा उसको रजिस्ट कौन करेगा यहाँ पर, उसके फेवर में एल्बुमिन। एंड ग्लोबुलिन की अगर हम बात करें तो हेल्प्स इन द डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। देन भाई बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होगा प्लाज्मा में, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, ग्लूकोज भी होता है, एमिनो एसिड भी होता है, ऑल्सो फैटी एसिड या लिपिड भी प्रेजेंट होंगे इसमें। देन अगर हम बात करें यहां पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स बेसिकली 3 टाइप के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम और क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, विच ऑल्सो नोन एज द रेड ब्लड सेल। अगर हम इसको आगे कोड करें, डिकोड करें आरबीसी को, तो रेड ब्लड सेल। पॉइंट ये है कि रेड ब्लड सेल क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसके पास क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ द ब्लड में कितना होगा, 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वो भी पर 100 ml ऑफ द ब्लड में। इट क्लियर। अब एक पॉइंट और है, अगर हम टोटल काउंट्स ऑफ द आरबीसी की बात करें इन द ब्लड या फॉर्म्ड एलिमेंट्स, कितना होगा, 5 पॉइंट, ये याद रखना है, 5 to 5.5 मिलियन इन mm माइनस क्यू ब्लड में और क्यूबिक मिलीमीटर में, ठीक है। ये हो गया आरबीसी। शेप क्या होगी आरबीसी की, हमने पढ़ा था, शेप होते इसकी बाइकोन के। हमने न्यूक्लियस निकाल दिया तो उसको हम प्रेस करा लाइक अ स्पॉन्ज, तो उसकी शेप कैसी बनी, बाइकोन के शेप बनी। और सम टाइप के सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो एब्सेंट भी होते हैं, सच एज द माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड ईआर। एक एंजाइम भी इसमें प्रेजेंट होता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। एंड इफ आई टॉक, अच्छा एक पॉइंट और, आरबीसी में ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या होता है, स्प्लीन। तो इसकी लाइफ, हर एक लिविंग सेल का अपने एक लाइफ स्पैन होता है, तो आरबीसी का भी क्या है, अपना लाइफ स्पैन है। तो इसका जो लाइफ स्पैन होगा वो कितने डेज का होगा, नीट का क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें, व्हाइट ब्लड सेल एंड विच आल्सो नोन एज द ल्यूकोसाइट्स। क्या बोला हमने इसको, ल्यूकोसाइट्स हमने बोला। अब ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं में व्हाइट ब्लड सेल इनको बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन क्या होगा बच्चों, एब्सेंट होता है, तो रेड इनका अपीयरेंस नहीं होगा, कलरलेस होगा। अब ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं 2 टाइप की हैं, डब्ल्यूबीसीज आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होगी ग्रेनुलोसाइट्स, एक होगी ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब तुम्हें इनका टाइप्स पता होना चाहिए। ग्रेनुलोसाइट्स में 3 टाइप होते हैं, बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड ऑल्सो न्यूट्रोफिल। ग्रेनुलोसाइट्स में 2 टाइप है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये भी 2 टाइप की होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड दी टी लिम्फोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोल रहे हैं, ल्यूकोसाइट्स हम बोल रहे हैं। इसके काउंट्स की अगर हम बात करें 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में कितने होंगे, 6 to 8000। अब 2 टाइप के डब्ल्यूबीसीज हैं। अब ये हमने जो टाइप्स बनाए डब्ल्यूबीसीज के, किस बेस पर हमने बात कर रहे हैं, हम बात करें इन दी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ग्रैनुलर बॉडीज विच प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अगर ग्रैनुलर बॉडीज है तो उनको हमने क्या बोला, ग्रैनुलोसाइट्स बोला। अगर ग्रैन्यूल्स नहीं है उसके साइटोप्लाज्म तो क्या बोला, एक ग्रैनुलोसाइट्स हमने बोला। और ग्रैनुलोसाइट्स के 3 टाइप्स हैं, बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। हमने इनके भी रोल पढ़ा था। पर लीस्ट काउंट किसके होते हैं, सबसे कम ये, सबसे ज्यादा कौन, ये मैक्सिमम है, दिस इज मैक्सिमम, और ये मिनिमम है। ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम। कौन सा मिनिमम है, बेसोफिल मिनिमम होता है। मैक्सिमम कौन सा होगा, न्यूट्रोफिल होगा। अगर हम बेसोफिल की बात करें, 3 टाइप के केमिकल को सीक्रेट करता है। कौन कौन से केमिकल से बताओ,
हिस्टामिन है, हेपेरिन है, सेरोटोनिन। हेपेरिन इज द नेचुरल एंटीकोगुलेंट व्हिच प्रेजेंट इन आवर ब्लड टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स, चाहे वो कैपिलरी लेवल पर हो, वीन्स में हो या आर्टरीज में हो। लेकिन नेचुरली एक एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है इनसाइड द बॉडी कोगुलेट नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो कोगुलेट होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा हिस्टामिन, तो एलर्जिक रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है। इयोसिनोफिल इसके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग द एलर्जिक रिस्पॉन्स एंड आल्सो रेजिस्ट द इंफेक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ये। देन एमएलए, यहां पर क्या ए ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड द लिम्फोसाइट्स। तो ये जो मोनोसाइट्स, अब एक पॉइंट समझना, ये जो मोनोसाइट्स है, मान लो ये क्या है, ब्लड वेसल है, और इसी में क्या है, ये मोनोसाइट्स हमने बना दी, दीज आर मोनोसाइट्स। 2 लोब्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये भी याद रखना, लार्जेस्ट शेप होगी इसकी, क्या होगा इसका, लार्जेस्ट साइज होगा मोनोसाइट्स का। अब ये जो होगा जब ये टिश्यू केस में आ जाएगी, मतलब टिश्यू गैप में आ जाएगी, जी टिश्यू स्पेस में आ गई है, तो इसको हम अब क्या बोलेंगे, अब इसको हम मोनोसाइट नहीं बोलेंगे, अब इसको हम बोलेंगे मैक्रोफेज। क्या बोलेंगे, मैक्रोफेज। और इसी मैक्रोफेज की प्रॉपर्टी क्या है, फैगोसाइटिक होता है ये नेचर में। कैसा होता है, फैगोसाइटिक इन द नेचर, मतलब कैन एनगल द फॉरेन माइक्रोब्स, फॉरेन एंटीजेंस, फॉरेन पार्टिकल्स, उन सबको क्या करता है, एनगल्फ करता है। और इसके अलावा भी एक और फैगोसाइटिक सेल होती है जिसका नाम है क्या, न्यूट्रोफिल्स। ये इंपॉर्टेंट है दोनों सेल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, बोथ आर इन दी फैगोसाइटिक इन दी नेचर। दोनों ही रजिस्ट करेंगे किसको, इन्फेक्शन को। तो कोई भी एंटीजन जो है, फॉरेन एंटीजन अगर बॉडी में एंटर कर चुका है, वो ब्लड के कांटेक्ट में आया है, तो वो क्या करेगा, इसको मतलब ये क्या करेगा, उसको किल करेगा, उसको एनगल्फ कर लेगा, उसको ब्रेक कर लेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन तुमने पढ़ा होगा, एक टॉपिक है प्लाज्मोडियम से रिलेटेड, आई एम टॉकिंग अबाउट द मलेरिया। तो मलेरिया का पैथोजन क्या होता है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम का एक वेक्टर भी होगा, वेक्टर है मतलब यहां पे फीमेल एनोफिल्स। ठीक है। तो ये जो फीमेल एनोफिल्स, अफेक्टेड फीमेल एनोफिल्स जब बाइट करते हैं किसको, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, क्या करा, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को बाइट करा, तो जो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज है, बताओ क्या नाम है उसका, स्पोरोजोइट, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन द एस्पेक्ट ऑफ द नीट एग्जाम। तो स्पोरोजोइट जो है वो एंटर कर गया ह्यूमन बॉडी में, वो कहां पहुंच गया, वो ब्लड में पहुंच गया। कहां पहुंचा, वो ब्लड में पहुंचा। अब वो क्या करेगा, अपने आप को ब्लड से एस्केप करता है। क्या करेगा, अपने आप को वो ब्लड से एस्केप करेगा। क्यों करेगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द न्यूट्रोफिल एंड आल्सो मोनोसाइट्स। कि अगर ये वहां रहा स्पोरोजोइट, तो ये न्यूट्रोफिल क्या करेगा, उसको पकड़ेगा और उसको एनगल्फ कर लेगा, डैमेज कर देगा मतलब उसको। तो वहां से उसने क्या करा, अपने आप को एस्केप किया। कहां गया, वो लिवर में गया। अब लिवर में जाने के बाद वो क्या करेगा, अपनी एक आर्मी बनाएगा। आर्मी बनाने के लिए उसे रिप्रोड्यूस करना होगा। कौन सा रिप्रोड्यूस होगा, रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फिजन होता है। अब फिजन के भी 2 टाइप्स हैं, एक है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। तो याद रखें, विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल फिजन, वो है प्लाज्मोडियम। कौन सा, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम कौन सा यहां पर डिवीजन कर रहा है, मल्टीपल फिजन, बेसिकली मल्टीपल फिजन के थ्रू वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। इज इट क्लियर नॉट। चलिए, मोनोसाइट्स पढ़ लिया हमने। अब हम बात कर रहे हैं लिम्फोसाइट्स की। भाई लिम्फोसाइट जो होते हैं बेसिकली, देखो कोई भी ब्लड सेल है इनमें, चाहे वो आरबीसी के एस्पेक्ट में बात करें, चाहे हम डब्ल्यूबीसी के एस्पेक्ट में बात करें, चाहे हम ब्लड प्लेटलेट्स के एस्पेक्ट में बात करें, तो तीनों ही फॉर्म्ड एलिमेंट जो है, तीनों ही जो ब्लड सेल्स हैं, जो ट्रू भी है, जो नॉन ट्रू भी है, वो प्रोड्यूस कहाँ होंगी या डेवलप कहाँ होंगी, इन दी रेड बोन मैरो। कहाँ प्रोड्यूस होंगी, इन दी रेड बोन मैरो। हाँ, इनका मैचुरेशन जो है वो अलग अलग साइड पे हो सकता है, सच एज इफ आई टॉक अबाउट दी बी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन एंड दी टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन। देखो दोनों का प्रोडक्शन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, बोन मैरो में ही हुआ, रेड बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स में हुआ है, बट मैचुरेशन साइड जो है दोनों की वो अलग है। इफ आई टॉक अबाउट द बी लिम्फोसाइट, देखो बी है यहाँ पर, ये जो हम बी लिखते हैं किस वजह से लिखते हैं, क्योंकि ये मैच्योर ही कहां पे हुआ है, बोन मैरो में हुआ है। बट अगर हम यहां पे बात करें टी वाले की, एक और होता है लिम्फोइड ऑर्गन, जिसको हम लिम्फ नोड भी बोलते हैं, अभी आगे आएगा जब हम पढ़ेंगे लिम्फ। ठीक है, तो ये कहां प्रोड्यूस मैच्योर हुआ है, थाइमस में। दैट्स व्हाई नोन एज द बी एंड द टी लिम्फोसाइट। देन हमने डिस्कस किया अबाउट द ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स हैं क्या, नॉट अ ट्रू सेल्स। ब्लड प्लेटलेट्स आर द cellular fragment which produce from the megakaryocytes which present in the red bone marrow of the long bones, and basically ये secretory type के होते हैं, कुछ फैक्टर्स रिलीज करेंगे और वही फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे इन द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। दैट मींस द प्लाज्मा में एक प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, और साथ में ही क्या है, फिब्रिनोजन भी है प्लाज्मा में, और क्या है हमारे पास ब्लड में,
ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ये सब मिलकर क्या करते हैं, कैस्केड प्रोसेस करेंगे और क्या बनाएंगे, ब्लड क्लॉट फॉर्म करेंगे, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्या, ब्लड। अब सुनिएगा, बट ब्लड ग्रुप स्टार्ट करने से पहले हमें दो टॉपिक समझने होंगे, दो टर्म समझने होंगे, सच एज आई एम टॉकिंग अबाउट दी एंटीबॉडीज एंड ऑल्सो एंटीजन। तो सारा खेल जो है वो इसी का है ब्लड ग्रुप में, कि जो ब्लड ग्रुप में हमने जो 4-5 टाइप के हमने जो ब्लड ग्रुप बनाए हुए हैं वो इसी बेस में बनाए हुए हैं कि ऑन द बेस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एंटीजेंस एंड ऑल्सो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पहले एंटीजन। बच्चों एंटीजन कहां प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन। अब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर प्रेजेंट है क्या, एंटीजन। तो ये बेसिकली है तो प्रोटीन सी, क्या है ये, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स है, प्रेजेंट ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ सेल्स। और यहां पर हम जो सेल्स की बात करेंगे वो कौन सी सेल होगी, आरबीसी के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। किसके एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, आरबीसी के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जो नहीं कि आरबीसी की सरफेस पर ही या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ओनली एंटीजन प्रेजेंट होंगे, नहीं, कोई भी सेल है जैसे कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की सेल के पास जो सरफेस होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस पर भी तो एंटीजेंस होंगे, उन्हीं एंटीजेंस को एंटीबॉडी क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको क्या करते हैं, किल करता है, बाइंड कर देता है, उससे इंटरेक्शन जो होगा। तो सेल्स की सरफेस पर, आउटर सरफेस विच इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस पर क्या प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है। ऐसे ही ब्लड की आरबीसी में भी क्या प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन और बी एंटीजन। और इसी ए एंटीजन और बी एंटीजन की एब्सेंस और प्रेजेंस के बेस पर हमने क्या करा, ब्लड ग्रुप को डिवाइड कर दिया इनटू द 4 कैटेगरीज, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। क्या आगे बात करेंगे अभी। अब जब ये एंटीजन एंटर करेगा इनटू द होस्ट बॉडी एज फॉरेन, तो व्हेन एंटर्स इनटू होस्ट बॉडी एज फॉरेन सब्सटेंस, एज फॉरेन पार्टिकल बोल दो, चलो एज फॉरेन पार्टिकल। तो ये जो होस्ट बॉडी होगी, इसका जो इम्यून सिस्टम होगा, ये जो होस्ट बॉडी है, इसी होस्ट बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस some proteins by the special cell, through special cell, through special ब्लड सेल्स। समझ में पॉइंट आया नहीं आया भाई। एंटीजन क्या है, एंटीजन इज अ टाइप ऑफ द प्रोटीन। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीजन इज अ टाइप ऑफ द प्रोटीन। कहां प्रेजेंट होगा, आउटर सरफेस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं एनिमल सेल के एस्पेक्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर प्रेजेंट है क्या, एंटीजन। ऐसे ही आरबीसी पे होगा, क्योंकि हम ब्लड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ब्लड को हम डिवाइड करेंगे आरबीसी के एस्पेक्ट पे करेंगे, कौन से एंटीजन इसके पास प्रेजेंट है, कौन सा एब्सेंट है, कौन सी एंटीबॉडीज होंगी इसमें। देन व्हेन एंटीजन एंटर्स इनटू द होस्ट बॉडी, भाई जब ये होस्ट बॉडी में फॉरेन एंटीजन हम ले रहे हैं, चाहे कोई बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है, कोई सा भी, देन व्हेन एंटीजन एंटर्स इनटू द होस्ट बॉडी एज फॉरेन पार्टिकल्स, देन एक्ट एज द, मतलब होस्ट बॉडी में एंटर हुआ तो ये किसके तरह एक्ट कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल की तरह एक्ट कर रहा है। अब इसी होस्ट बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होगा, ये इसी एंटीजन के अगेंस्ट में सम स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होंगी जो उनको कोड करेगा, मतलब उनको प्रोड्यूस करेगा। और इन्हीं स्पेशल प्रोटीन को, यही जो प्रोटीन्स हैं, इन्हीं को हम यहां पर क्या बोलेंगे,
एंटीबॉडीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो याद रखें, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स ऑफ द एंटीजन बाय आवर इम्यून सिस्टम। तो एंटीबॉडीज का जो प्रोडक्शन होगा वो किस बेस पर होगा, किसके रिस्पॉन्स में होगा? वो एंटीजन के अगेंस्ट मतलब रिस्पॉन्स में होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एंटीजन की रिस्पॉन्स में क्या आया? इन दी रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन क्या बना? एंटीबॉडीज बना। अब एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता कौन है? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट ही तो इन्वॉल्व होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, इन्वॉल्व इन दी इम्यून सिस्टम। अब एक लिम्फोसाइट्स और होती है यहां पर, पढ़ा है हमने, टी लिम्फोसाइट्स। अब बच्चों ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ये क्या करेगा? ये बेसिकली हेल्प करेगा बी लिम्फोसाइट की फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट्स फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? तो फर्स्टली हमने यहां पर क्या देखा? हमने देखा यहां पर एंटीजन के बारे में। एंटीजन प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर प्रेजेंट होंगे और इन्हीं की इन्हीं एंटीजन की रिस्पॉन्स में जो इम्यून सिस्टम होगा होस्ट बॉडी का, वो क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। कौन? इम्यून सिस्टम की हमने बात करी यहां पर, किसकी? इम्यून सिस्टम से बनाएगा। इम्यून सिस्टम में कौन से सेल्स? बी लिम्फोसाइट बनाएंगे एंटीबॉडीज को। अब इसी बी लिम्फोसाइट्स के रोल को प्ले करने के लिए इसको कोई स्टिमुलेट कर रहा है। कौन स्टिमुलेट कर रहा है यहां पर? टी लिम्फोसाइट। मतलब टी लिम्फोसाइट हेल्प दी बी लिम्फोसाइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी लिम्फोसाइट का रोल भी और टी लिम्फोसाइट का रोल भी। दोनों का मैच्योरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों किस टाइप की इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे, ये हमारे लिए पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं बात करूं एंटीबॉडीज के लिए या बी लिम्फोसाइट्स के लिए, वो इनडायरेक्टली वे में या डायरेक्टली वे में बोल सकते हो, वो क्या कोड करेगा? जब किसको शो करेगा? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, है ना? और ये वाला जो होगा टी लिम्फोसाइट, ये कोड करता है किसको? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स which is responsible for the rejection of the transplanting organ in the patient. Is it clear or not? आगे बढ़े? ये समझ में आया एंटीजन एंटीबॉडीज? अब सुनो जरा, हम बात करें ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड में प्रेजेंट है एक सेल जिसको हम क्या बोल रहे हैं? आरबीसी। क्या बोले हम? आरबीसी। अब इसी आरबीसी की जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो कौन सी होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अगर एंटीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, दो टाइप के एंटीजन लेंगे यहां पर, दो टाइप के एंटीबॉडीज लेंगे यहां पर हम। उस बेस पर हमने क्या करा? ब्लड ग्रुप को डिवाइड करते हैं इनटू दी 4 कैटेगरीज, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। किसने किया? एक साइंटिस्ट है कार्ल लैंडस्टीनर एंड ऑल्सो देयर कोवर्कर्स। इनके साथ में एक ग्रुप और था इनका कोवर्कर्स का, कार्ल लैंडस्टीनर एंड देयर कोवर्कर्स। उन्होंने क्या करा? ऑन द बेस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एंटीजन ब्लड ग्रुप को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आइए आगे जरा। तो लैंडस्टीन, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एंड देयर कोवर्कर्स। on the basis of presence or absence of antigen, blood group divided into
4 टाइम्स इंटू 4 टाइम्स, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड दी ए बी ब्लड ग्रुप एंड ऑल्सो ओ ब्लड ग्रुप। तो ये 4 टाइप्स के क्या है, ब्लड ग्रुप्स हैं अकॉर्डिंग टू दी कार्ल लैंडस्टीनर एंड ऑल्सो देयर को वर्कर्स। ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया पहले? अब इसके नेक्स्ट पॉइंट को समझो। वो क्या है कि भाई कार्ल लैंडस्टीनर ने एक अपना स्टेटमेंट दिया। अगर मैं बात करूं कार्ल लैंडस्टीनर के स्टेटमेंट की, कोई सा ब्लड ग्रुप ले लो, डजंट मैटर। पॉइंट ये है कि अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट है, चाहे वो एंटीजन ए हो या एंटीजन बी हो, यहां पर याद रखना कौन से एंटीजन के स्टेट बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एंटीजन। तो ए एंटीजन और बी एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर हमने किया। ये एंटीजन और बी एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर हमने ब्लड ग्रुप को डिवाइड कर दिए 4 कैटेगरीज में। तो अब इन दोनों में से कोई भी एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो इनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज होंगी वो क्या होंगी, उसकी प्लाज्मा में एब्सेंट होंगी। मतलब उसकी जो लिम्फोसाइट्स होंगी जो हमने भी पढ़ा, फॉर एग्जांपल ये भाई एंटीजन है, समझना जरा कॉन्सेप्ट को। मैंने क्या बोला अभी, पहले बार इसको दोबारा सुन लो। इफ एनी एंटीजन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द आउटर सरफेस ऑफ द आरबीसी, so their corresponding antibodies will be absent in the plasma। इस पॉइंट को पहले, if any antigen present on the, याद रखना एंटीजन प्रेजेंट होता है सरफेस पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर, ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ आरबीसी, तो देयर कोरेस्पॉन्डिंग, उसके टाइप की जो एंटीबॉडी होगी वो एब्सेंट होगी। तो देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी विल बी, उसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। ये नॉर्मल केस है। अब हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर प्रेजेंट हो तो क्या होगा, मतलब इफ द कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट तो व्हाट विल हैपन इन द ब्लड। अपने को यहां पर समझो, यहां पर जरा फॉर एग्जांपल हमने क्या पढ़ा कि भाई एंटीजन है, ठीक है। अब एंटीजन कौन सा है, यहां पर मैंने मान लिया ए एंटीजन। कौन सा मान लिया मैंने, ए एंटीजन हमने बोल दिया इसको। मतलब कि आरबीसी की सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, एंटीजन। एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्या पढ़ा हमने, इफ एनी एंटीजन प्रेजेंट ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ आरबीसी, अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट है आउटर सरफेस ऑफ दी आरबीसी पर, तो क्या होगा, उसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। अब उसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी कौन सी है, वो है ए एंटीबॉडी। कौन सी है, ए एंटीबॉडी। तो ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये कौन सी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगी, ये प्रोड्यूस करेंगी बी एंटीबॉडी को। कौन सी, प्रोड्यूस बी एंटीबॉडी। ए एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेंगी। ए एंटीबॉडी क्या होगी, इसमें एब्सेंट होगी। बहुत बढ़िया, ए एंटीबॉडी एब्सेंट है। ये है वो स्टेटमेंट। अब यहां देख लो जरा, समझ में आया। ए एंटीजन है, ए एंटीजन है, इस पर आरबीसी की सरफेस पर, ये तो है आरबीसी, हमने क्या बोल दिया, आरबीसी।
Always remember that antigen present on the surface of the RBC, but antibodies present in the plasma. किसमें प्रेजेंट होती है? एंटीबॉडीज प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ए एंटीजन प्रेजेंट है, हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट, लाइक ए एंटीजन प्रेजेंट, तो उसकी कोरेस्पोंडिंग एंटीबॉडी क्या एब्सेंट है, तो इसमें क्या होगा, ए एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, ए एंटीबॉडी एब्सेंट है, बट बी एंटीबॉडी क्या है, प्रेजेंट है, बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। कोई डाउट है यहां तक? अब सुनो, व्हाट विल हैपन इफ दी देयर कोरेस्पोंडिंग एंटीबॉडी विल बी प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू दी एंटीजन। एंटीजन के एस्पेक्ट पर हम बात करें, अगर उसकी कोरेस्पोंडिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो क्या होगा। अब सुनो जरा, छोटा तो नहीं हो गया ज्यादा? if their corresponding antibodies कहाँ होंगी, प्रेजेंट इन प्लाज्मा, कहां पे, इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में उसके अगर कोरेस्पोंडिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, फॉर एग्जांपल हमने कौन सा एंटीजन लिया था, हमने एंटीजन लिया यहां पर कौन सा, ए एंटीजन, और अगर ये ए एंटीबॉडी एब्सेंट ना होकर क्या है, प्रेजेंट है, क्या है ये, प्रेजेंट है, एब्सेंट ना होकर अब क्या है, प्रेजेंट है, तो ये एंटीबॉडी इस ए एंटीजन से क्या कर जाएगी, बाइंड कर जाएगी। दिस एंटीबॉडी बाइंड्स विद दी ए एंटीजन, किससे बाइंड हो गई, ए एंटीजन से बाइंड हो गई। तो ए एंटीबॉडी बाइंड्स विद ए एंटीजन। ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया, कि अगर उसकी कोरेस्पोंड एंटीजन की कोरेस्पोंडिंग एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है तो वही कोरेस्पोंडिंग एंटीबॉडी अपने एंटीजन से क्या कर जाएगी, बाइंड कर जाएगी, और इसी को हम यहां पर क्या बोलेंगे, क्लंपिंग ऑफ द ब्लड। क्या बोला हमने इसको, क्लंपिंग ऑफ द ब्लड। इसी को हमने बोल दिया यहां पर क्लंपिंग ऑफ ब्लड। एक टर्म हमने इसके लिए रखा, एक ग्लूटिनेशन, क्या रखा, एक ग्लूटिनेशन, मतलब क्या होता है, यही क्लंपिंग ऑफ द ब्लड। और अगर क्लंपिंग ऑफ द ब्लड हो गई तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म ब्लड क्लॉट, तो फॉर्म्स ब्लड क्लॉट्स। और अगर ब्लड क्लॉट फॉर्म हो गए, ब्लड फ्लो किसमें होता है, पास किसमें होता है ब्लड, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स तीन टाइप की होती है मेनली, आर्टरीज, वीन और उनका नेटवर्क कैपिलरीज। तो जो माइन्यूट कैपिलरीज है वो तो ब्लॉक हो जाएंगी। अगर माइन्यूट कैपिलरीज ब्लॉक होगी ना तो एक्सचेंज ऑफ द गैसेज हो पाएगा इन द लंग्स, ना ही टिश्यू लेवल पर हो पाएगा, ना ही न्यूट्रिएंट सेल्स तक में पहुंच पाएंगे। क्यों, क्योंकि पासेज ही रुक गया। ये जो ब्लड क्लॉट फॉर्म हुआ इसकी वजह से क्या हुआ, ब्लॉक, इसकी वजह से क्या हुआ, ब्लॉक्स माइन्यूट, भाई ये माइन्यूट कैपिलरीज क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। क्लियर नोट, दिस माइन्यूट कैपिलरीज आर ब्लॉक। कोई डाउट है, आगे ये। अब पॉइंट ये है, अगर ऐसा होता है तो ये सीवियर केस होगा एक, तो उस पेशेंट की जान भी जा सकती है। अब सुनो, ऐसे हम क्यों चेक करते हैं ब्लड ग्रुप, मतलब ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने से पहले एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, मतलब एक पर्सन को ब्लड की नीड है, दूसरा पर्सन वो दे सकता है ब्लड उसको, तो इनमें जो हमने एक्सचेंज करा उसका ब्लड, एक पर्सन का दूसरे पर्सन की बॉडी में जो डाला, उसी को हम क्या बोलेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बट बिफोर दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम प्रॉपरली अच्छे तरीके से चेक करते हैं क्या उस दोनों के ब्लड ग्रुप्स को, कि उनमें कौन से एंटीजन प्रेजेंट है, कौन से एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। क्यों जरूरी है चेक करना बिफोर दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिकॉज ऑफ दिस वन। अगर मान लो एक केस हमने लिया,
एक है ए एंटीबॉडी वाला, नोट ए एंटीबॉडी, ए एंटीजन। दूसरा जो पर्सन है वो बी एंटीजन वाला है। कौन सा है वो? बी एंटीजन, मतलब पर्सन ए और ये पर्सन बी हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू दी कार्ल लैंडस्टीनर स्टेटमेंट, हमने क्या पढ़ा कि अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसकी कोरस्पोंडिंग एंटीबॉडी क्या होगी? एब्सेंट होगी। कौन सा एंटीजन है तो कौन सी एंटीबॉडी एब्सेंट होगी? ए एंटीबॉडी क्या होगी? एब्सेंट है। और बी एंटीबॉडी क्या है? वो प्रेजेंट है। उसका जो लिम्फेटिक सिस्टम होगा या जो उसका इम्यून सिस्टम होगा वो कौन सी एंटीबॉडी बनाएगा? बी वाली को बनाएगा, इस वाले पेशेंट का, पर्सन का। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें भाई बी एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी क्या है? एब्सेंट है। ए एंटीबॉडी क्या है? वो प्रेजेंट है। एंटीबॉडी प्रेजेंट। सिंपल सा पॉइंट समझो, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है। ठीक है, अब आइए जरा, ये स्टेटमेंट पता चला कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं ए एंटीबॉडी एब्सेंट और प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू दी लैंडस्टीनर स्टेटमेंट। तो अगर हम इस पर्सन की बॉडी में इस ब्लड को, ये जो कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? बी ग्रुप ब्लड, इसी ग्रुप को हम बोलेंगे बी ब्लड ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको हम? बी ब्लड ग्रुप। तो यही बी ब्लड ग्रुप क्या होगा अगर हम इसको ए ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट में डाल दें? ए ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट में डाल दें। हमने क्या करा? इसको ट्रांसफ्यूज कर दिया। क्या कर दिया हमने? इसको ट्रांसफ्यूज कर दिया। तो इस ब्लड के थ्रू, बी ब्लड ग्रुप के थ्रू क्या है? यहां पर एंटीजन नहीं हो, एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए था ना इसके पास, क्या है यहां पर? एब्सेंट है। पर इस ब्लड ग्रुप के साथ क्या आ गया? ऑल्सो कैरी ए एंटीबॉडीज। क्या यहां पर? एंटीबॉडीज आ गई, ये एंटीबॉडीज, पर ये तो एब्सेंट थी इसके ब्लड में। तो यही एंटीबॉडीज क्या करेंगी? इस ए एंटीजन के साथ क्या कर गई? ये बाइंड कर गई। और जब ये बाइंड हुई तो क्या हुआ? क्लंपिंग ऑफ ब्लड, हमने पढ़ा क्लंपिंग ऑफ ब्लड, इसको एक ग्लूटिनेशन हमने बोला। एंड बिलोंग दी माइन्यूट कैपिलरीज, बिलोंग दी माइन्यूट कैपिलरी। समझ में आया नहीं आया? तो ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और यही स्टेटमेंट हमें बताता है कि क्यों जरूरी है बिफोर दी ट्रांसफ्यूजन ब्लड ग्रुप को मैच करना। अगर मैचिंग वाला ही ब्लड ग्रुप होगा तो ही हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे। अब ये ओनली ए बी के एस्पेक्ट में नहीं होगा कि ए एंटीजन और बी एंटीजन के एस्पेक्ट होगा, हमें पॉजिटिव और निगेटिव वाला जो होता है उसके बेस पे भी देखना पड़ेगा। कि पॉजिटिव का मतलब है आर एच एंटीजन, जिसको हम अभी नेक्स्ट उसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आर एच ग्रुपिंग में तो दो टाइप के ब्लड ग्रुप किस पे बेस्ड होता है? दो मेथड पे बेस्ड होता है। एबीओ ब्लड ग्रुप पर एक होगा और एक होगा आर एच ग्रुपिंग पर प्रेजेंट बेस्ड होगा। पर्सन ए एंड पर्सन बी, पर्सन ए के पास कौन सा ब्लड है? ए ब्लड ग्रुप है, तो एंटीजन कौन सा हो गया? ए एंटीजन हो गया। पर्सन बी के पास बी ब्लड ग्रुप है, एंटीजन कौन सा हो गया? बी वाला हो गया। ठीक है, अब इसके बॉडी में ब्लड जो है वो अगर ए एंटीजन वाला है तो उसमें ए एंटीबॉडी क्या है? एब्सेंट है। पर इसमें क्या है? एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो हमने बिफोर टू ट्रांसफ्यूजन ट्रांसफ्यूज कर दिया, मतलब बिफोर टू चेक दी सेम ब्लड या मैचिंग दी ब्लड, हमने ब्लड को क्या कर दिया? ट्रांसफ्यूज कर दिया। और क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली ए एंटीबॉडी जो इसकी बॉडी में प्रेजेंट थी वो इसकी बॉडी में आ गई, मतलब ब्लड में आ गई, मिसमैच हो गया।
और यहाँ पे क्या हुआ फिर क्लम्पिंग ऑफ द ब्लड, क्योंकि जो एंटीबॉडी है वो बाइंड करके किससे, एंटीजन से, क्लम्पिंग ऑफ द ब्लड एंड द ब्लॉक द माइन्यूट कैपिलरीज, और ब्लड का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, उस लेवल पर रुक जाएगा। दिस इज द वेरी सीवियर कंडीशन, और ये बहुत जरूरी है ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करने से पहले अच्छे से ब्लड को क्या करना, मैच करना कि कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीजन नहीं है, कौन सी एंटीबॉडीज दोनों की ब्लड में प्रेजेंट होंगी। इज इट क्लियर नॉट? चलो आगे। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं अबाउट दी, वो जो हमने 4 ब्लड ग्रुप पढ़े उसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो 4 ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, एक है ए ब्लड ग्रुप, एक है बी, एक है ए बी ब्लड ग्रुप, और एक है ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, हम्म, अब देखो यहां पर जरा, ये 4 ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी एंड ओ। पॉइंट ये है कि ए ब्लड ग्रुप के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए एंटीजन प्रेजेंट, कौन सा एंटीजन होगा, ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। ए बी मतलब बी वाले के पास बी एंटीजन होगा, है बी एंटीजन। ए बी ब्लड ग्रुप के पास क्या होगा, दोनों एंटीजन होंगे, ए ब्लड ग्रुप भी होगा और बी ब्लड ग्रुप भी होगा। अब एक क्वेश्चन तुम बताऊंगा नीट का, यहां से ए एंटीजन भी है इसके पास और बी एंटीजन। अब एक पॉइंट सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रॉम द क्लास 12 चैप्टर, आई थिंक 4th चैप्टर है, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस। मेंडल का नाम सुना होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ द जेनेटिक जिनको हम बोलते हैं। तो इन्होंने अपने कुछ प्रिंसिपल दिए, डायरेक्टली उसी की बात कर रहा हूं मैं। एक प्रिंसिपल था लॉ ऑफ डोमिनेंस, और एक और था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई पेरेंट मतलब कोई एक न्यू जनरेशन आई, उसमें क्या है, 2 ट्रेट प्रेजेंट हैं, तो उनमें से क्या होगा, एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, पर प्रेजेंट तो वो है, इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो F1 प्रोजेनी में हमें जो इंडिविजुअल मिले वो हेट्रोजाइगस वाले थे अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, जिनमें एक अलील ये भी था कैपिटल ए, फॉर एग्जांपल, इसको छोड़ो, कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट था, ये तो था F1 जनरेशन में जो मिले। तो एक ट्रेट जो हो रहा है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, एक अलील जो है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी के अलील्स हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन। तो कैपिटल टी वाला अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब ये कौन सा हो गया, डोमिनेंट अलील हो गई, और ये रिसेसिव अलील होगी। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट डोमिनेंट अलील अपने आप को एक्सप्रेस करती है, बट इंस्टेड ऑफ दी रिसेसिव अलील वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस है नहीं है एग्जिस्टेंस, आगे आने वाले जनरेशन में ये हो सकता है कि अपने आप शो कर दे, पर कब शो करेगा, अपने आप को ओनली तभी शो करेगा जब ये होमोजाइगस पेयर में होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट एलील अपने आप को होमोजाइगस एज वेल एज इन दी हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकती है, बट रेसेसिव अलील ओनली अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगी तब ये अपनी अल्टरनेटिव अलील या आइडेंटिकल अलील के साथ होगी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दी होमोजाइगस कंडीशन। इस प्रिंसिपल के, इस लॉ ऑफ डोमिनेंस के, इसी को हमने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस, इस लॉ के कुछ यहां पर एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि है एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब जो F1 जनरेशन आई उसमें कोई भी पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हुआ, टोल प्लांट लिए हमने पेरेंटल जनरेशन में और शॉर्ट वाले लिए, लेकिन F1 जनरेशन में ना तो हमें टोल मिला ना डॉफ मिला, बीच का मिल गया इंटरमीडिएट। तो यह है लॉ ऑफ मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्वेश्चन पूछा था यहां से। अब आगे हम कोडोमिनेंस पर, ये वाला मतलब एक सुनना अब जरा, एक पेरेंट है, पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2, ठीक है, और इसके पास ए एंटीजन है और इसके पास बी एंटीजन है, ए एंटीजन बी एंटीजन, ब्लड ग्रुप तो अलग ही हो गया, और इनका क्या हुआ, क्रॉस हुआ, क्या करा,
क्रॉस करा तो हमें F1 जनरेशन मिली। जब भी हम डोमिनेंस की बात करेंगे, लो सेग्रीगेशन की बात करेंगे, ये लो सेग्रीगेशन तो वो उस पर आ जाता है गैमेट की फॉर्मेशन पर। जब भी हम डोमिनेंस वाले की बात करेंगे, चाहे वो इनकम्प्लीट हो, कंप्लीट हो या कोडोमिनेंस हो, F1 जनरेशन के एस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। तो F1 जनरेशन मिली, और जो F1 जनरेशन आई उसके पास क्या था, दोनों एंटीजन है, ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। अब समझना, अगर दोनों पेरेंटल ट्रेट में से कोई एक पेरेंट का ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है, क्या बोला मैंने, इफ एनी ओनली वन पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस इन दी F1 जनरेशन, तो इसको हमने क्या बोला, लो ऑफ डोमिनेंस हमने बोला। क्या बोला हमने इसको, लो ऑफ डोमिनेंस बोला। अगर दोनों में से कोई भी शो नहीं होगा तो उसको हमने क्या बोला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन अगर दोनों पेरेंटल ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस हुए हैं F1 जनरेशन में, तो हमने इसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कोडोमिनेंस। तो पेरेंट 1 पेरेंट 2, ए एंटीजन बी एंटीजन, F1 जनरेशन आ गई। और F1 जनरेशन में हुआ क्या, दोनों एंटीजन आ गए, ए एंटीजन भी आ गया, बी एंटीजन भी आ गया। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कोडोमिनेंस। ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है ना, ये बेस्ट एग्जांपल है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। लिखो इन पॉइंट्स को, मैं बोल रहा हूं, डोमिनेंस वाले में लिखो, ओनली वन पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, जल्दी लिखो। चलो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप को ही।